दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। किस्त नंबर 20, दहशत। हमें डबल क्रॉस करना इतना आसान नहीं है कामरान, ग्लोरिया ने पुरस्कून लहजे में कहा। मेरे पास भी वडेरे के खिलाफ ठोस सबूत है। वो खुद गैर मुल्की ताकतों का अलाकार है, वो ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगा। साईं, ये आप लोग किस ज़बान में बात कर रहे हो? सरदार ने बेजारी से कहा। बाबा, इंग्लिश में बात करो ताकि हम भी कुछ तो समझें। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने उर्दू में कहा। मेरी बीवी को दरअसल ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए अपनी मादरी ज़बान में बात कर रही है। हम आज ही साईं अहमद बख्श के पास जाना चाहते हैं। ग्लोरिया ने का लहजा तहकमाना था। उसने यह जुमला ठहर ठहर कर इंग्लिश में अदा किया, जैसे वाकई उसे इंग्लिश बराए नाम आती हो। मैं आप लोगों को सुबह सवेरे साईं अहमद बख्श की तरफ रवाना कर दूंगा। आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं, आप लोग भी इसमें शरीक हो जाएं। इस जंगल में जश्न? ग्लोरिया ने हैरत से कहा। आप देखें, ये तो ज़्यादा हैरान होंगी, सरदार ने हंसकर कहा। मैंने कराची और हैदराबाद से बेहतरीन फनकार बुलाए हैं। सरदार अटक अटक कर बोल रहा था। उसे भी इंग्लिश नहीं आती थी और वो रवानी से नहीं बोल सकता था। ग्लोरिया मेरी तरफ देखते हुए फ्रेंच में कहा, ख्याल है कामरान? क्या ख्याल है कामरान? कामरान के इनके जश्न में शरीक हुआ जाए। यहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, मगर इन लोगों की खुशी इसी में है। तो मैंने फ्रेंच में जवाब दिया, इसलिए हमें जश्न में शरीक होना पड़ेगा। ग्लोरिया ने सरदार से अपनी रजामंदी का इज़हार कर दिया। मैंने सरदार से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। उसने हाकू के साथ मुझे खेमे में भेज दिया। वहाँ आरामदेह बिस्तर मौजूद था। मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। मेरी आंख खुली तो ग्लोरिया मुझे उठा रही थी। मेरे चेहरे और गर्दन पर, हाथों और पर सोजिश हो रही थी। वहाँ जहरीले किस्म के मच्छर थे। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं बुरी तरह जिस्म खुजाता हुआ उठ बैठा। मेरी हालत पर ग्लोरिया बेख्तियार हंसने लगी और उसकी नाइट जीन्स और जैकेट में मलबूस थी। पैरों में लॉन्ग शूज़ थे और बालों के पोनी टेल बना रखा था। मैंने उसे देखकर कहा, इस हुलिये में बिल्कुल हंटर वाली लग रही हो। लग नहीं रही हूँ, बल्कि हूँ भी। उसने हंसकर कहा, तुम जल्दी से उठ जाओ, जश्न शुरू होने वाला है। मैंने बाहर जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उंगलियों से बाल संवारता हुआ उस मैदान की तरफ चला गया जहाँ जश्न होने वाला था। ग्लोरिया मेरे साथ थी। डाकुओं ने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया था। मैदान में दूर दूर तक पेट्रोमैक्स रोशन थे। दरियाँ और चांदनियाँ बिछी हुई थी। गोश्त रोस्ट होने की इंतहागेज महक फ़ज़ा में चकरा रही थी। इन लोगों ने जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया था। सरदार ने भी इस मौका पर ख़ुसूसी एहतमाम किया था। उसके जिस्म पर बोस्की शलवार सूट था। बाल बहुत सलीके से जमे हुए थे और कपड़ों से परफ्यूम की लिपटें उठ रही थी। उसने शायद परफ्यूम की पूरी बोतल कपड़ों पर उल्ट ली थी। मुझे देखकर वो खुश दिली से मुस्कराया और कलाई पर बंधी हुई कीमती घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, आ जाओ साईं, इधर ही आ जाओ। मेरे 1-2 मेहमान आने वाले हैं, फिर जश्न शुरू कर देते हैं। ये जश्न है? कि किस लिए? मैंने भी हंसकर पूछा। हमने तवान के लिए कई लोगों को अगवा किया था।
इनमें से 2 के घर वालों ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए वसूल करवा दिए हैं। ये जश्न इसी खुशी में है। वैसे भी हम 2-3 महीने बाद ये हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। हम लोग महीनों आबादियों का रुख नहीं करते, इसलिए दिल बहलाने को नाच गाना कर लेते हैं। मैंने यूं ही सरसरी नज़र मैदान पे डाली। वहाँ दायरे की शक्ल में खैमे लगे हुए थे। एक बड़े खैमे के सामने 2 मुसल्ला मुहाफ़िज़ मुस्तैदी से खड़े थे। मैंने हैरत से पूछा, इस टेंट में कौन है? इस टेंट में अगवा किए हुए लोग हैं। मैं खामोश हो गया। ग्लोरिया ने कुछ कहना चाहा मगर बोलते बोलते रुक गई। वो भी इस टेंट की तरफ बगौर देख रही थी जिसमें कैदी थे। तकरीबन 20 मिनट बाद एक पजारो वहाँ आकर रुकी। सरदार फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। पजारो में से एक ग्रांडियल शख्स बाहर निकला। उसने गहरे रंग का शलवार सूट पहन रखा था। जल्द की रंगत कभी सुर्खो सफ़ेद रही होगी मगर अब तांबे की तरह हो गई थी। उसके बारोब चेहरे पर बड़ी बड़ी घनी मूंछें थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसका कद बिला मुबालगा 6.5 फुट होगा, क्योंकि सरदार दराज कद होने के बावजूद उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था। सरदार आगे बढ़ के उससे बगलगीर हो गया। सरदार के दूसरे साथी भी आगे बढ़ बढ़ के उससे मुसाफा कर रहे थे। आने वाले की नज़र मुझ पर पड़ी तो सरदार ने जल्दी से कहा, साईं, ये वडेरे अहमद बख्श का आदमी है और हमारा मुआवन। फिर सरदार मुझसे मुखातब हुआ, ये सरदार सिकंदर खान है। इस जंगल पर इन्हीं का राज है। मैंने सिकंदर खान का नाम सुन रखा था। वो बहुत खौफनाक डाकू था। उसने सैकड़ों डकैतियाँ की थी, दर्जनों कत्ल किए थे और बेशुमार अफराद को अगवा किया था। हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, मगर वो आज भी आज़ाद था। सिकंदर खान ने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा हाथ किसी शिकंजे में आ गया हो। फिर उसने खतरनाक नज़रों से ग्लोरिया को देखा तो सरदार जल्दी से बोला, ये साईं इसकी घर वाली है। सिकंदर खान ने गर्जदार आवाज़ में कहका लगाया और बोला, मलन खान, मुझे याद पड़ता है कि वडेरे अहमद बख्श ने किसी आदमी को जेल से फरार कराने की बात की थी। ये आदमी, ये वही आदमी है साईं। सरदार ने जल्दी से कहा, आप तो साईं मसरूफ़ थे ना, वडेरे ने यह काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया था। वाह वाह, सिकंदर खान ने तौसीफ़ी अंदाज में कहा, बाबा तू बहुत कारीगर हो गया है, अकेले ही ये काम कर लिया। नौकर हो साईं, मुल्ला ने इंकसारी का मुजाहरा किया। इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल में गिरोह का सरदार सिकंदर खान है, मुल्ला उसका नाइब है। बाबा अभी तक कितने हैं हमारे पास? सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छे खासे हैं साईं, मुल्ला ने जवाब दिया। इनमें से एक हिंदू है, उसके घर वाले कल तक रकम पहुंचा देंगे। वो सब ठीक तो है? सिकंदर खान ने पूछा। और तो सब ठीक है, मगर वो सेठ करीम की बेटी बहुत नखरे कर रही है। उसने हम लोगों को परेशान कर रखा है। कल से उसने कुछ नहीं खाया पिया, बिल्कुल खामोशी से बैठी है। उसे इधर लाओ ज़रा। सिकंदर खान ने हुक्म दिया और वहाँ पड़े हुए बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो पत्थर शायद वहाँ उसी मकसद के तहत डाला गया था। उसकी बात सुनते ही आकू और उसका एक साथी वहाँ से चले गए। इस पत्थर की दोनों जानब प्याल का ढेर था, इस पर दरियाँ बिछा दी गई थी। सिकंदर खान ने मुझसे और ग्लोरिया से कहा, आप लोग बैठो साईं, खड़े क्यों? मैंने ग्लोरिया को बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसी के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद आकू अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा तो उसके साथ एक लड़की भी थी। पेट्रोमैक्स की तेज़ रोशनी में लड़की का चेहरा दमक रहा था। उसका लिबास बहुत कीमती था मगर मलगजा था। बाल बिखरे हुए थे और आंखें मोतरम हो रही थी। सिकंदर खान ने पुरशोक नज़रों से उसे घूरा, फिर सख्त लहजे बोला, बाबा क्या तकलीफ़ है तुम्हें? यहाँ क्यों परेशान करती हो हमें? जब तक तुम्हारा बाप पैसा नहीं देगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नफरत से उसे घूरती रही। खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? सिकंदर खान ने पूछा। नहीं खाऊंगी खाना, लड़की ने नफरत अमीज लहजे में कहा। सिकंदर खान की तरफ मुँह करके ज़मीन पर थूक दिया। नहीं खाती तो मत खा, सिकंदर खान चीख कर बोला, मगर ये नखरे मत दिखा मुझे, समझी? कुत्ते कमीने बुज़दिल, तू अपने आप को मर्द कहता है? ये राइफल मेरे हाथ में दे दे, फिर मैं देखती हूँ तू कितना बहादुर है। लड़की ने
जज्बाती अंदाज में अजियानी अंदाज में चीख कर कहा, ज़्यादा बकवास मत कर, सिकंदर खां गजबनाक हो गया, वरना अभी तेरा सारा गरूर मिट्टी में मिला दूंगा। शुक्र कर के तेरी इज्जत महफूज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से मार देगा ना। लड़की इसने इसी लहजे में बोली, इससे ज़्यादा तू और तेरे पालतू कुत्ते क्या कर सकते हैं। बलंद खान, सिकंदर खान ने चीख कर तलला कर खड़ा हो गया। सकीना को बुलाओ, वही इसका दिमाग दुरुस्त करेगी। अगर इसकी जगह कोई मर्द होता तो मैं उसे अपने हाथों से इसके टुकड़े कर देता, मगर सिकंदर खान ने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। मलन खां फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। औरत ने मामूली कपड़े का शलवार सूट पहन रखा था। उसका कद दरमियाना था, मगर जिसम बहुत क़यामत के था। चेहरे के नकूश भी खूबसूरत थे, मगर उसकी खूबसूरत आंखों से जैसे चिंगारियाँ निकल रही थी। मजमूई तौर पर वो खासी हसीन थी, और अगर सलीके का लिबास पहनकर बालों को जदीद अंदाज में संवार लेती तो मुजस्मे क़यामत बन जाती। उसने शलवार कमीज पर लाग बूट पहन रखे थे और दुपट्टे को बेल्ट की तरह कमर के गिर्द बांधा रखा था। उसने मुद्दब लहजे में सिकंदर खान से कहा, हुक्म शाही, जरा इस हरामजादी का दिमाग दुरुस्त कर दे। सकीना सरदार सिकंदर खान ने बड़े कर्मनाक लहजे में कहा। उसकी ज़ुबान बहुत चल रही है। सकीना ने सेठ करीम की बेटी को यूं घूरा जैसे कसाई बकरी को घूरता है, फिर सख्त लहजे बोली, परसों से अब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है। बकवास बंद कर कुतिया। लड़की ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। सकीना का खूबसूरत चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर लड़की के मुंह पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके होठों से खून बहने लगा और गाल पर सकीना की उंगलियों के निशानात सख्त हो गए। सकीना ने बेदर्दी से उसकी पसलियों में ज़ोरदार ठोकर मारी तो वो उठते उठते फिर ढेर होगी। फिर उसने वहशियाना तरीके से लड़की के बाल पकड़े और झटका देकर उसे खड़ा कर दिया। जलील कमीनी, आवारा, लड़की ने हंपते हुए कहा, तू क्या समझती है इस तरह मुझे खामोश कर सकेगी। जवाब में सकीना ने उसके पेट पर भरपूर लात मारी। लड़की तकलीफ अजियत से दोहरी होगी। इस जुल्म और ज्यादती पर मेरा खून खोल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सकीना को मार मार कर दमुआ कर दूँ, मगर मैं तो खुद इन डाकुओं को रहम करम पर था। मैं दिल पर जबर किए खामोशी से वो तमाशा देखता रहा। सकीना ने अपने लांग बूट में हाथ डालकर बारीक फलदार दो धारी खंजर निकाल लिया। इसकी धार पेट्रोमक्स की रोशनी में जलमला रही थी। फिर वो जहरीले लहजे में बोली, मैं तेरी जगह पर ज़बान काट फेंक दूंगी। लड़की की तरफ कदम बढ़ाया। अचानक ग्लोरिया ने झपट कर सकीना का रास्ता रोक लिया और बोली, नाउ प्लीज स्टॉप, ऑल इन इज ए प्लीज। सकीना हैरत से ग्लोरिया की तरफ घूरने लगी। शायद वो अंग्रेज़ी नहीं जानती थी। कामरान, मलन ने मुझे मुखातब किया, अपनी बीवी से कहो कि अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में दखलंदाजी ना करे। गो अवे। ग्लोरिया ने सकीना के सीने पर हाथ रख के हल्का सा धक्का दिया। सकीना ने बिफर कर ग्लोरिया पर खंजर का वार करना चाहा, मगर उसने ज़रा सा तिरछ होकर खुद को बचाया। अचानक सकीना की कलाई पकड़ ली, फिर चीख कर बोली, गेट लास्ट। अब इस लड़की पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी। सकीना ने पूरी कुव्वत से कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। ग्लोरिया कोई आम घरेलू औरत नहीं थी, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम की रुकन भी थी। ज़िंदगी भर वो इस किस्म के खेल खेलती आई थी, फिर सकीना की हैसियत ही क्या थी। अपनी कोशिश में नाकामी के बाद सकीना बाएं हाथ से ग्लोरिया के मुंह पर भरपूर थप्पड़ जमा दिया। पहली दफ़ा ग्लोरिया के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। जवाबी तौर पर उसने सकीना के मुंह पर इतनी ज़ोर से घोंसा मारा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। फिर उसने सकीना की दाईं कलाई को ज़ोरदार झटका दिया। सूखी लकड़ी के चटकने की आवाज़ आई और उसका खंजर वाला हाथ बेजान होकर जिस्म में झूल गया। ग्लोरिया ने इस पर ही नहीं रुकी थी, बल्कि उसके पेट में ज़ोरदार लात रसीद कर लड़खती हुई वो दूर जा गिरी। वह मौजूद हर शख्स सकते की हालत में इस कार्रवाई को देख रहा था। फिर मलन खान की आवाज़ ने उसकी खामोशी को तोड़ा।
वो मुझसे मुखातब हुआ, कामरान अपनी बीवी को रोको वरना मैं ये भी ख्याल नहीं करूँगा कि वो औरत है। उसने मेरा गिरबान पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम बडेरे के मेहमान न होते तो मेरा गिरबान छोड़ो, मैंने सख्त लहजे में कहा ये, और झटका देकर अपना गिरबान छुड़ा लिया। उसने फिर मेरा गिरबान पकड़ना चाहा मगर मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया और सख्त लहजे में बोला, अपने हाथों को काबू में रखो मलन खान, वरना मैं और भी भूल जाऊंगा तुम मेरे मेज़बान हो। तुम्हारा वही अशर करूंगा जो ग्लोरिया ने स्कीना का किया है। मेरी बात सुनकर मलन खान चेहरा गुस्से से बस्त हो गया और उसने जहरीले लहजे में कहा, हाँ यही सिला है हमारे एहसान का। अगर तुम्हें जेल से ना छुड़ाते तो अब तक वहीं पड़े सड़ रहे होती। ये एहसान तुमने मुझ पर नहीं बल्कि वडेरे पर किया है और इसकी कीमत भी वसूल करोगे। ये काम तुमने अल्लाह वास्ते या दोस्ती के जज्बे से मैं नहीं किया। मलन खान ने एकदम रिवाल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया। उससे पहले कि वो फायर करता, ग्लोरिया बिजली की तेज़ी से झपटी और उसके रिवाल्वर वाले हाथ पर ज़बरदस्त लात मारती हुई दूसरी तरफ निकल गई।